सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के वितान पुस्तक के पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। इस पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान जो है बहुत बारिश कम होती है ना। बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर ये राजस्थान की रजत बूंदें कही गई है। किसको कही गई है? वहाँ कुआं के जैसे जो उससे भी और छोटी होती है ना। तो उसको रेत है, तो रेत में खुदाई कैसे करेंगे है, तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। इसलिए इस पाठ का जो नाम है उससे हमको समझ में आ रहा है राजस्थान की रजत बूंदे, अर्थात ये पानी को बोला जा रहा है ना। आइए शुरू करते हैं। चलिए पिक्चर में आप देखिए, ये कुएं है ना। कुआं ही के जैसे ही है, लेकिन अंतर है। कुआं को क्या है, हम लोग इधर ईंट से या पत्थर से जोड़ाई करते हैं, उसके उसको बांधते हैं है ना, ताकि उसका मिट्टी वगैरह धस 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 के मत, खिसके मत, है ना। लेकिन वहाँ थोड़ा से अलग है। वहाँ क्या क्या अलग है और क्यों उसको कुएं का ही छोटा रूप को ही कुएं बोल रहे हैं, कुआं के छोटे रूप को, है ना। कुआं के छोटे रूप को ही कुएं बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये शुरू करते हैं। पसीने से तरबतर चेलवा जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवा जी जो खुदाई का काम करते हैं उसको चेलवा जी बोलते हैं। चेलवा जी, ठीक है। जो लोग कुएं खोदते हैं, अब वो खोदना भी बहुत एक कला है ना। सभी उस काम को नहीं कर सकते, है ना। तो जो कुएं खोदने वाले जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं चेलवा जी, है ना। तो पसीने से तरबतर चेलवा जी कुएं के भीतर काम कर रहे थे, और मतलब उसके भीतर अंदर में खुदाई का काम कर रहे थे। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। कितनी गहरी खुदाई हो चुकी है? 30-35 हाथ। 30-35 अर्थात लगभग 2 फुट के आसपास मान लीजिए, है ना। तो 30-35 हाथ मतलब उसका डबल कर दीजिए, 60 से 70, है ना। 60-70 फीट गहरी। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अब भीतर क्या होगी? गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। कुएं का व्यास, व्यास मतलब क्या? जैसे आप लोग वृत्त पढ़ते हो, ये यहाँ कुएं का व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है। जैसे हम सर्कल पढ़ते हैं, और घेरा मतलब सर्कल, है ना। तो डायमीटर सर्कल आप सभी जानते ही हो, है तो वो बहुत ही सकरा है। व्यास सर्कल सकरा है तो डायमीटर भी सकरा ही होगा, है ना। व्यास भी सकरा ही होगा। उकड़ू बैठे चेलवा जी। उकड़ू क्या है? आइए देखते हैं नीचे। उकड़ू बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना, ठीक है। उकड़ू जैसे हम दोनों पैर के बल जो नीचे बैठते हैं, है ना, जमीन में नहीं, पैर को मोड़ के जो बैठते हैं वो है उकड़ू। तो वैसे बैठे उकड़ू बैठे चेलवा जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, ठीक है। एक एक हाथ की दूरी में क्या है? मिट्टी है। वो उकड़ू बैठे हैं, फिर भी इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है। अब वहाँ जगह ही नहीं है, किसके लिए? कुल्हाड़ी या फावड़े चलाने के लिए, है ना। कुल्हाड़ी और फावड़े चलाने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर खुदाई यहाँ किससे की जाती है? बसौली बोलते हैं उसको। छोटा सा हंसिया के आकार का मतलब थोड़ा आकार अलग होगा, लेकिन उसी के साइज का, उसी के आकार का होगा, है ना। तो ये बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडा का छोटे फावड़े जैसा औजार है, ठीक है। मतलब छोटा फावड़ा ही समझ लीजिए, है ना, जिसमें उसका डंठल भी, पकड़ने का जो डंडी है वो भी छोटा ही है ना। तो उस औजार को ही बोला जा रहा है बसौली।
इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, बसौली क्या है बोलने से ये हमको बताना है कि बसौली छोटी डंडी का छोटा फावड़े जैसा औजार है ना। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का, जैसे फावड़ा होता ही है ना, लोहे का रहता है फावड़ा, और उसका जो हत्था है वो लकड़ी का रहता है, पकड़ने का हत्था, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। कुएं का गहराई में चल रहे मेहनती काम, कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, है ना। भाई जितना गर्मी या हमारे प्रतिकूल होगा, ठीक है, प्रतिकूल मतलब हमारा हम जैसे चाहते हैं उसके अगर उल्टा हो, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, हम अच्छे ढंग से मेहनत नहीं कर पाएंगे। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। क्यों? इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दमघोटू हवा, गर्म हवा, दमघोटू मतलब दम घुटने वाला, है ना, घुटने वाला जो गर्म हवा है वो ऊपर लौटती है। मतलब जो सांस ले रहे हैं और नीचे जो गर्मी है ना, तो ये दोनों रेत डालने से क्या है, यहाँ की जो ताज़ी हवा है रेत के साथ में जाती है, और अंदर जो नीचे जो है गर्म हवा है ना, वो ऊपर आती है वो गर्म हवा, है ना। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवा जी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। ठीक है, मतलब लगे मत रेत में कंकड़ वगैरह या थोड़ा बड़ा कंकड़ वगैरह पड़ जाएगा तो लगेगा, इसके लिए वो कांसे या पीतल का कोई बर्तन को टोपी के जैसे वो पहन लेते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुएं है ना, कुएं में ये ऐसा बैठ के खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई जो नीचे मिट्टी है उसको फेंकने के लिए वो बाल्टी नुमा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना ये। तो उस बाल्टी में वो जो मिट्टी या रेत है उसको डालते जाते हैं, और उधर ऊपर उन लोग ऊपर में जो भी लोग रहते हैं वो खींचते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, है ना। और इसको इसको जो बंधाई की गई है ना, मिट्टी या रेत खींच के मत करके, तो उसके लिए भी आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवा जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है ना। डोल वो बाल्टी के जैसा ही है ना, या बाल्टी ही है, तो उसको उतारा जाता है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं, है ना। तो इनसे भी चेलवा जी का सिर बचाएगा। जो टोप पहने किसी धातु का, है ना, वो बाल्टी को खींचते समय भी अगर कुछ मिट्टी या रेत वगैरह अगर गिर जाए तो उससे भी बचाएगा। चेलवा जी यानी चेजारो, चेलवा जी अर्थात चेजारो, कुएं की खुदाई और एक चेलवा भी वही है और चेजारो भी वही है ना। तो एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, ठीक है। ये चेजारो कौन होते हैं? चिनाई, चिनाई जिस प्रकार से हम घर बनवाते हैं या बनाते हैं, तो उसमें जो ईंटे की चिनाई करते हैं, है ना, ईंटे को क्या करते हैं, जोड़ाई करते हैं, उसी को यहाँ पर चिनाई बोला जा रहा है ना। तो यहाँ हम ईंट या उम, पत्थर से करते हैं, तो यहाँ मिट्टी उतना ज़्यादा खिसकने का गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन वहाँ तो पूरा रेत ही है और रेत में ही ये काम करना है, तो वहाँ धसकने का बहुत ज़्यादा खतरा है ना। तो इसीलिए यहाँ एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले चेजारो, ठीक है, वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है, और ये जो काम होता है उसको चेजा कहलाता है। कौन से काम को? ये जो चिनाई का जो काम होता है कुएं में, उसको कुएं के चारों तरफ जिससे बांधते हैं, तो उस काम को चेजा कहा जाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी
कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुएं अर्थात बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है ना। कुआं पुल्लिंग है और कुएं क्या है, स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि वो छोटा है व्यास में, डायमीटर में छोटा है ना, सर्कल में छोटा इसलिए। या छोटी भी केवल व्यास में ही है ना। गहराई में इस कुएं की तरह से भी कम नहीं। ठीक है, ये सिर्फ सर्कल और जो डायमीटर है उसी में कम है, लेकिन गहराई में कोई कमी नहीं है ना। कुएं की कहीं से कम नहीं है, मतलब जितनी गहरा कुआं होता है ना, उतना ही गहरी ये कुएं भी है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो राजस्थान के जो निचला जो स्थल है ना, उसके कारण उसकी जो बनावट है, संरचना है, उसके कारण कहीं कहीं पर कम ज़्यादा इसकी गहराई में कम ज़्यादा होती है। कुएं एक अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। ठीक है, कुएं जो है कुएं से कुछ अर्थ में बिल्कुल अलग है। अब वो क्या क्या अलग है वो हम देखेंगे। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुआं किस लिए होता है? भूजल मतलब नीचे जमीन के अंदर जो जल है ना, उस भूजल से ठीक वैसे, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए होता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। ठीक है, हम हमारे आसपास या बाकी अन्य जगहों पर जो भूजल है उसको हम प्राप्त करने के लिए कुआं खोदते हैं, लेकिन कुएं के लिए ऐसा नहीं है ना। ये उससे अलग है, थोड़ा अलग। क्या अलग है देखते हैं। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कुएं जो है वर्षा के जो जल है उसको बड़े ही विचित्र ढंग से, मतलब अनोखा ढंग से समेटती है। समेटती है मतलब इकट्ठा करके रखती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती है, तब भी वो समेट के या इकट्ठा करके वो वर्षा के पानी को, जल को इकट्ठा रखती है कुएं। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है, ना भूजल है। ठीक है, कुएं में कहाँ से पानी आ रहा है? ना तो बारिश का जो पानी है वो उसमें बहने वाला पानी है, और ना ही भूजल से मिलने वाला पानी है। हमारे तरफ जो पानी मिलता है जमीन खोदने से वो भूजल होता है ना, लेकिन वहाँ दोनों ही नहीं है। फिर क्या चीज़ है वो देखते हैं। यह तो नेति नीति जैसा कुछ पेचीदा माल है। यह तो नेति नीति जैसा पेचीदा माल है, मामला है ना। अब वो कैसा पेचीदा और क्या नेति नीति है वो आगे देखते हैं। मरुस्थल में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जहाँ रेत ही रेत हो, ऐसे स्थानों को मरुस्थल या रेगिस्तान बोलते हैं। मरु मतलब मृत और भूमि मतलब जानते हो जमीन। तो मरुभूमि मतलब मृत भूमि, जहाँ पर रेतीला स्थान है, वहाँ पर कोई कुछ चीज़ होता नहीं है ना, इसलिए वो मरुभूमि बोलते हैं, है ना। तो मरुभूमि या रेगिस्तान में रेत का विस्तार मतलब उसका जो फैलाव है, और उसकी जो गहराई है, अंदर नीचे गहरा कितना अंदर तक रेत है और कितना दूर तक फैला, इसका कोई थाह नहीं है। उसी को बोलते हैं अथाह, मतलब अंदाजा नहीं कि कितना गहरा है या कितना दूर फैला है, ये हमको पता नहीं है ना। थाह का उल्टा अथाह, थाह मतलब हमको पता होना। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। ठीक है, अगर यहाँ राजस्थान या कोई भी रेतीला स्थान है, यहाँ पर अगर वर्षा अधिक होने से भी क्या होता है कि उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ, ठीक है, मतलब रेगिस्तान में भी कहीं कहीं पर रेत की सतह से 10-15 हाथ नीचे, है ना, 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की, कहीं कहीं पर कितना, प्रायः 10-15 हाथ से, 10-15 हाथ मतलब उसका डबल कर दो, 10 20 और 15 मतलब 30, है ना, 20-30
या फिर 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी लगती है। ठीक है, अब एक खड़िया पत्थर क्या है वो देखेंगे आगे। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती। खड़िया पट्टी क्या है, जैसे हम अभी कुआं खोदते हैं या फिर बोर करवाते हैं, है ना, बोरवेल करवाते हैं, तो उसमें कुछ देर तो मिट्टी निकलती है, उसके बाद अंदर में फिर पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, पत्थर मिलता है वहाँ। हाँ, तो वहाँ राजस्थान में भी वैसे ही पत्थर मिलता है कुछ, मतलब जितने दूर तक आसपास रेत है तो है, उसके बाद फिर अंततः कहीं ना कहीं तो पत्थर मिलेगा, है ना। तो यही जो पत्थर है उसी को बोला जा रहा है खड़िया पत्थर, है ना। ये एक उसकी एक पट्टी चलती है, मतलब एक सपाट एक जैसे होता है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब बहुत दूर तक वो अंदर अंदर वो बहुत बड़ा फैला हुआ रहता है, पर रेत के नीचे दबे होने के कारण हमको पता नहीं चल पाता, दिखाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जो खुदाई करने वाले जो लोग हैं, चेजारो, है ना, या चेलवा जी, वो कुएं खोदते समय मिट्टी में जो भी परिवर्तन होते जाता है, परिवर्तन कहने का मतलब कि कुछ देर में मिट्टी जो है थोड़ा बदल जाती है ना, तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं या पता कर लेते हैं कि कितना अंदर खड़िया पट्टी है। ठीक है, वो पत्थर की जो परत है वो कितना दूर में है, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं हम लोग। बड़े कुओं में पानी तो डेढ़ डेढ़ सौ 200 हाथ पर निकल ही आता है। ठीक है, बड़े जो कुएं होते हैं वहाँ पर 150-200 हाथ पर तो पानी निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है। लेकिन वो प्रायः क्या होता है, खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। वो जो खड़िया पट्टी है ना, जो पत्थर का जो परत है ना, उसको खोजने में पीढ़ियों का जो अनुभव है वो भी काम आता है। जैसे हमारे जो पूर्वज उसको बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसे होता है, जो अपने अनुभव को बताते हैं, है ना, तो वो अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम ब- बैठे तो पता चल जाता है। बरसात का जो पानी है एकदम नीचे कहीं पर बैठ गया है ना, तो वो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। ठीक है, मतलब बहुत सारा पानी मतलब लगातार मिलने लगे तो उसको चेलवा जी को पता चल जाता है, जो खोदने वाले लोग हैं उसको पता चल जाता है कि हाँ नीचे क्या है, ऐसी पट्टी चल रही है या फिर पट्टी है ना, मतलब नीचे पत्थर की परत है करके। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, और वो जो खड़िया पट्टी है क्या काम करता है, पत्थर की जो पट्टी है ना, वो क्या काम करती है खड़िया पट्टी, गहरे जो खारे भूजल है ना, वर्षा के जल को, मतलब बारिश का जो पानी जो रेत में समा गया है, उस पानी को गहरे जो खारे भूजल है, मतलब जो उसके नीचे जो भूजल है वो खारा है, तो उससे मिलने से वो रोकती है। ध्यान रखना, ये जो खड़िया पट्टी है वो ऊपर के जो बरसात का जो पानी है उसको ऊपर ही रखता है, और नीचे का जो भूजल का जो पानी है उसको नीचे ही रखता है, दोनों को मिलने से वो रोकने का काम करता है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच, आइए तो ये जो है वो बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि के रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। कौन सा पानी, है ना, वर्षा जब बारिश होती है
है ना। यह पट्टी जो है वर्षा के जल के जो खारे भूजल है उसको जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा मतलब बारिश होती है उस रेतीले क्षेत्र में, है ना। तो वो जो पानी है उसको रेतीले सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की सतह फैल जाती है। मतलब वो जो खड़िया पट्टी है, पत्थर की जो परत है, पट्टी है, वो नीचे जाने नहीं देता, तो बीच में वो रेत में ही समाया हुआ रहता है, नमी के रूप में रेत में ही रह जाता है पानी। ये देखिए इसमें भी कुएं किस प्रकार से है ना। ये कुएं निकालने के लिए गुलेल जैसे हमको दिखाई दे रहा है, वो दरअसल पानी निकालने के लिए साधन है, ताकि टकराए मत। टकराने से क्या है, वो इधर उधर बाल्टी टकराने से क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, कुआं रिसने लगेगा या फिर रेत में खिसकने लगेगा। इसके लिए ऐसा बीचों बीच से निकलेगी, इसलिए ये लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तेज पड़ने वाली गर्मी से तेज पड़ने वाली गर्मी में इन नमी की भाप बनकर उड़ जाने से आशंका उठ सकती है ना। यहाँ देखेंगे तो तालाब है या फिर जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो क्या होते जाता है, वहाँ जो पानी रहता है, अभी देख रहे होंगे कि थोड़ा मोड़ा जो पानी जहाँ भरा रहा होगा वहाँ सब सूख गया होगा, और जहाँ ज़्यादा पानी भरा वहाँ कम हो गया होगा। तो ठीक वैसे भी वहाँ डर सताए, मतलब डर रहता है कि तेज पड़ने वाली जो गर्मी है, रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो ऐसे समय में इस नमी की भाप बनकर, ठीक है, वो जो पानी है वो नमी के भाप बनकर, वो जो पानी है वो नमी बनकर भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। क्या उदारता, मतलब उसको प्रकृति रोक देता है इस भाप को ऊपर जाने के लिए। कैसे, रेत के कण बहुत रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। बारीक मतलब बहुत ही महीन या बहुत ही छोटा या बहुत ही पतला बोल सकते हैं, बारीक सूक्ष्म, है ना। तो ऐसे ही इसी कारण से वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। ठीक है, क्या होता है कि अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह बाकी जगहों को जो मिट्टी एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है, जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी जिस प्रकार से जब नमी रहती है उसमें तब तक एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, है ना। उसके बाद जब सूखने लगता है तो उसमें दरार पड़ने लगता है। तो यही उसी चीज़ को बोला, जहाँ जहाँ लगाव है वहीं अलगाव भी है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। आप लोग देखे होंगे खेतों में दरार पड़ जाते हैं, अभी शुरू हो जाएगा खेतों में दरार पड़ना थोड़ी देर दिन में, है ना, या अभी भी हमको हल्का फुल्का दिखाई देगा। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाते हैं। मतलब दरार पड़ने से वो जो दोनों मिट्टी के बीच में गैप दिखता है, खाली स्थान दिखता है। ऐसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरार पड़ जाती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, अभी भी आप देखते होंगे कि खेतों में अब दरार पड़ना शुरू हो गया होगा, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिट्टी जब नमी होने के कारण वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन जब धूप पड़ने से वो जब सूखने लगता है ना, तो वो दरार पड़ने लगते हैं ज़मीन में, है ना। दरार पड़ने लगता है और दो गैप आ जाता है बीच में, और उससे जो नीचे का जो नमी है वो भाप बन के उड़ने लगेगा। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।